बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा का अफसानवी वाक़या रखते हैं। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा सच्चे वाक़यात को अफसानवी अंदाज में तहरीर करके फैमिली मैगज़ीन में और दीगर जरायद में शाया करवाती रहती हैं। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा हलाल अहमर के साथ मुंसलिक हैं। जो वाक़या आपके सामने आज पेश कर रहे हैं, ये एक डॉक्टर की कहानी है, दूसरी डॉक्टर की ज़ुबानी है। ये रिश्तों में पड़ने वाली दरार के शगाफ बनने तक की हैरत और हसरत की एक दास्तान है। डॉक्टर नबीला अपने घर के लॉन में सुबह वॉक किया करती। वॉक के बाद चाय वगैरह भी उधर ही मंगवा लेती। मैं अक्सर उस वक़्त तक उनके पास चली जाती और अक्सर चाय एक साथ पीते। वो मारूफ रिटायर्ड गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। शाम को उनके प्राइवेट क्लिनिक में बहुत रश होता, क्योंकि जॉब के दिनों में ही वो अपने बेहतरीन काम की वजह से बहुत मशहूर हो चुकी थी। इस उम्र में जबकि उनको किसी की ज़रूरत थी, वो एक मुलाजमा के साथ एक कनाल की कोठी में अकेली रहती थी। ये बात मैंने महसूस की, मगर मेरी जुर्रत नहीं होती थी कि कोई सवाल करूं। हमारी दोस्ती जो एक दिन रेस कोर्स में वॉक करने के दौरान हुई थी, आज पूरे 2 साल होने को थे। अब मैं काफ़ी बेतकल्फ़ी से उनके घर के अंदर चली जाती थी। हम अक्सर नाश्ता एक साथ किया करते। उनका घर भी रेस कोर्स के करीब था, मगर वो अब सिर्फ इतवार को ही इधर वॉक के लिए आती थी। उनकी उम्र 63 साल के करीब थी, मगर वो काफ़ी फिट और स्मार्ट थी। 50 साल की लगती, बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी। आज इतवार का दिन था, मैं वॉक करने रेस कोर्स गई। आज डॉक्टर नबीला नहीं आई। वो हर इतवार को आया करती थी। मुझे फ़िक्र होने लगी। मैं वापसी पे उनके घर गई। गेट की बेल करने वाली थी। एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी का शख्स सूट में मलबूस गेट से निकल रहा था। वो इसके पीछे गेट बंद करने आ रही थी। उन्होंने मुझे आता देख लिया था, लिहाजा गेट को थोड़ा सा खुला छोड़कर मेरा इंतज़ार करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जाकर नहायत अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी दोस्त? मेरा नाम ज़ोहरा बानो है, मगर वो मुझे हमेशा मेरी दोस्ती कहा करती थी। मैं तो ठीक हूँ जनाब, आप आज सैर करने नहीं आई तो मुझे फ़िक्र हो रही थी। सोचा घर जाने से पहले आपको मिल लूँ। और हाँ, ये कौन था? बहुत ही हैंडसम था। मुझे शरारत सूझी। अजनबी, उन्होंने जवाब दिया। मैं सोच रही थी अजनबी था तो वो ख़ुद क्यों गेट तक छोड़ने आई थी? वो उसको मुलाजमा के साथ भेज सकती थी। मगर उन्होंने ऐसे क्यों बोला? मैं समझ न सकी और फिर पूछा, आप ठीक हो ना? वो मैं ठीक हूँ, बस चाय बनवाती हूँ, दोनों पीते हैं। वो बात बदलना चाह रही थी। मैं भी चुप हो गई। थोड़ी देर में मुलाजमा हम दोनों के लिए चाय ले आई थी। हम चुपचाप चाय पी रही थी। डॉक्टर साहिबा किसी गहरी सोच में गुम थी। टर्न 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 उनके मोबाइल की बेल हो रही थी। मैंने मुदाखलत की, फ़ोन उठा लें। डॉक्टर साहिबा, रहने दो मेरी दोस्त, फिर बात कर लूँगी। मुझे लगा बात करना नहीं चाह रही मेरे सामने, मगर फ़ोन था कि उसकी बेल बार बार बजे जा रही थी। हेलो, आखिरकार डॉक्टर साहिबा ने फ़ोन उठा लिया। जी मेरी जान, कैसी हो? मामा, आप ठीक तो हैं? फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रही थी? फ़ोन से आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मामा का लफ्ज़ सुना तो मैं समझ गई कि उनका बेटा ही होगा, जभी तो इतनी बेतकल्फ़ी से मामा कह रहा था। मुझे असल में डॉक्टर नबीला के माजी का कुछ भी पता नहीं था। जब फ़ोन बंद हुआ तो उन्होंने ख़ुद ही बता दिया, मेरा बेटा था, अमेरिका में होता है और उधर हायर स्टडीज़ के लिए गया हुआ है, डॉक्टर बन रहा है माशाल्लाह। मैंने बड़ी खुशी महसूस की। शुक्र है कोई तो उनका है। मैं उठ के जाने लगी तो डॉक्टर नबीला कहने लगी, बैठो ना दोस्त, आज तो छुट्टी है, कौन सा तुमने ऑफिस जाना है? हाँ, ऑफिस तो नहीं जाना, मगर घर के काम हैं, कोई सब्जियां फ्रूट लाने हैं घर के लिए। सोच रही हूँ सुबह इतवार बाज़ार जाके ले आऊँ। चलो ठीक है, तुम शाम को चक्कर लगा लेना। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है, मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। गम? कौन से गम? प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। ज़रूर ज़रूर, शाम को बात करेंगे। मुझे खुशी हुई वो मुझे इस काबिल समझ रही थी।
और हैरान भी मैं हुई कि उनकी ज़िंदगी में भी कोई गम है। मैं तो समझती थी कि शायद ये अनमैरिड हैं। डरते डरते कभी पूछा भी नहीं था, क्योंकि आजकल हमारी ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां अक्सर खूब से खूबतर की तलाश में बूढ़ी हो रही हैं, मगर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। मैं शाम का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी और आज जैसे वक्त नहीं गुजर रहा था। खुदा खुदा करके शाम हुई। मैं अपनी हस्बे मामूल डायरी लेकर चल दी। मैं सोच रही थी मेरी दोस्त को शायद मेरी ज़रूरत होगी, इसके लिए कुछ भी ना कर सकूं तो मैं इसको तसल्ली तो दे सकती हूँ। हम उनके लॉन में बैठने ही लगे थे कि डॉक्टर नबीला ने अपनी मुलाजमा को चाय का बोल दिया। मैं भी चाह रही थी कि चाय भी साथ हो जाए तो अच्छा है, इसलिए खामोश रही। वो दूर ख्यालों में जैसे अपना बीता वक्त तलाश कर रही थी। हर किसी का माजी होता है मेरी दोस्त। वो दूर ख्यालों में जैसे अपना बीता वक्त तलाश कर रही थी। हर एक का माजी होता है मेरी दोस्त। मेरा माजी तो बहुत शानदार था, मगर मेरा हाल और मुस्तकबिल दोनों तबाह हो चुके हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने लाडले, कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के बीच रहते हैं तो शिकवा करना छोड़ दें। वैसे तो हर लड़की अपने बाप की शहजादी होती है। वो बेशक गरीब हो या अमीर, वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश जो उसके बस में होती है पूरी करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। मगर जब इसी लड़की की शादी हो जाती है तो बाप उसके लिए दुआ गो होता है कि उसको ससुराल में इतना प्यार मिले कि कभी अपने मेके की कमी महसूस ना हो। मगर ये दुआ अक्सर कबूल नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर नबीला ने यह सारा कुछ बड़ी अफसरदगी के साथ कहा था। मेरी शादी MBBS करने के बाद फ़ौरन ही हो गई थी। लड़का ना सिर्फ डॉक्टर था बल्कि मेरे वालिद साहब के दोस्त रिटायर्ड कर्नल साहब का बेटा था। इत्तेफाक देखें कि वो भी मेरे ही हॉस्पिटल में हाउस जॉब के बाद जॉब कर रहा था। मुझे भी हाउस जॉब मिल गई थी। घर वाले बहुत खुश थे। इतना अच्छा और काबिल ख़ानदान मिल गया था, इनकार की कोई वजह ना थी। लिहाजा शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लाहौर के सबसे बड़े होटल में शादी की दावत रखी गई। मेरे वालिद साहब भी आर्मी से मेजर रिटायर्ड हो चुके थे। वालदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहनें भी मेरी किस्मत पर रश्क कर रही थीं। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हमारे घर की पहली शादी थी। सब ने जी भर के अरमान निकाले। मेरे शौहर डॉक्टर खाकान भी बहुत खुश थे कि उनकी बीवी डॉक्टर ही नहीं बल्कि उनके अस्पताल में भी काम करती है। हमारी मुकम्मल घर वालों ने शादी अरेंज की थी। हम दोनों बेहद खुश थे। अस्पताल में ये बात फैल गई कि हमारी कोई मोहब्बत की शादी थी, जबकि ऐसा नहीं था। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। मैं 1 साल बाद ही मां बनने वाली थी। अल्लाह ने हमको एक बेटे से सरफराज किया जो आजकल डॉक्टर बन रहा है। मैंने और मेरे शौहर दोनों ने एक एक डिग्री और करने का सोचा। मैंने FCPS गायनी में दाखिला लिया और मेरे शौहर ने MPH में एडमिशन ले लिया। वो गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए डेपुटेशन पे उनको 2 साल की छुट्टी मिल गई थी। मेरी अभी जॉब नहीं हुई थी। मैंने पार्ट 1 तो कर लिया था 1 साल के बाद, मगर पार्ट 2 के लिए किसी बड़ी गायनी प्रोफेसर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी था। ये मैंडेटरी था, जिसके लिए मुझे अपना हॉस्पिटल छोड़ के जिनाह हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब हम दोनों पढ़ने लिखने में मसरूफ़ हो गए, मगर मेरे बेटे को उसकी दादी और एक आया जो हमने घर में रखी थी, मिल के पालते थे। शाम को घर जाकर मैं अपने बेटे को भी संभाल लेती थी। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। 3 साल बाद एक तो मैंने डिग्री कर ली, दूसरे मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी। हम सब बहुत खुश थे। सबको घर में एक नन्ही सी गुड़िया मिल गई थी। सब उसके साथ खूब खेलते थे। मेरा प्रमोशन भी हो गया था। मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी। मैं सिम्स में गायनी पढ़ाती भी थी और अस्पताल में भी काम करती थी। ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। हमारी मिसालें दी जाती थीं। हम दोनों हायर स्टडी के लिए 2 साल के लिए लंदन चले गए। उधर भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। इस दौरान मैं अपने बच्चे अपनी अम्मी जान के घर छोड़ गई। साथ आया को भी उधर ही भेज दिया था, क्योंकि मेरी सास काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी।
2 बच्चे, उनको संभालने मुश्किल थे। मैं रोज़ अम्मी जान को कॉल करती, बच्चों का पूछती। हम दोनों 2 साल बाद एक और डिग्री FRCS लंदन से लेके आ गए थे। अब हमने अपना घर डिफेंस में शिफ्ट कर लिया था। मुझे एक घर गवर्नमेंट की तरफ से GOR1 लाहौर में मिला था। मैं और मेरे शौहर उसमें शिफ्ट हो चुके थे। अब हमारा एक और बेटा पैदा हो चुका था। हमारी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। 2 बेटे थे, 1 बेटी। हम बहुत खुश थे। बड़े बेटे को स्कूल में डाल दिया था। छोटी बेटी को भी घर में नर्सरी की तैयारी करवा रहे थे। मेरे शौहर की एक बात बहुत अच्छी थी, वो रोज़ाना शाम को क्लिनिक से आके बच्चों को ज़रूर पढ़ाते थे, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी तेज़ थे पढ़ाई में। सबसे छोटा बेटा तो सबका लाडला था, वक्त पार लगाए उड़ रहा था। बड़े बेटे ने A लेवल कर लिया था। मेरे शौहर ने उसको अमेरिका के एक कॉलेज में मेडिकल में दाखिल करा दिया था। बेटी लाहौर कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में आ चुकी थी। छोटे को भी लाहौर के अच्छे स्कूल में डाल दिया गया था। वो चूँकि उनसे थोड़ा लेट पैदा हुआ था, इसलिए वो भी 7वीं क्लास में था। मैं और मेरे शौहर ने ये मकाम पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। आज लाहौर में हमारा अपना क्लिनिक भी था और लाहौर के बड़े अस्पताल में हमारी जॉब भी थी। मेरे शौहर उस वक्त अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट थे। उनको हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी भी मिल गई थी। हमें अस्पताल के अंदर ही घर भी मिल गया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। नाश्ता करते ही 2 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते थे। वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर वफात पा गए। घर का सारा काम अब मेरे शौहर को ही देखना पड़ता था। बच्चे भी पढ़ रहे थे। मेरी सास शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन चुकी थी। एक दिन अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हुआ और वो 1 हफ्ते के अंदर ही इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर में रौनक थी, मगर अब उदासी जैसे बसेरा कर रही थी। ये बात करते हुए डॉक्टर नबीला की तरफ से तौक़ुफ़ किया गया। फौरी तौर पर मैंने कहा, बल्कि बेसाख्ता कहा, ख़तरा मतलब? मैं कुछ न समझते हुए पूछ बैठी, यही कि कोई उस उम्र के हिस्से में पसंद आ जाएगा। इस पर डॉक्टर नबीला की तरफ से कहा गया कि यही कि कोई इस उम्र के हिस्से में पसंद आ जाएगा, जबकि 2 साल बाद मेरे शौहर रिटायर होने वाले थे और मैं 4 साल के बाद कौन पसंद आ गया, किसको पसंद आ गया? बड़े मैंने तजस्सुस के साथ डॉक्टर नबीला की तरफ देखते हुए पूछा। एक लड़की जो मेरे मियाँ के साथ ऑफिस में कंप्यूटर की ऑफिसर थी, शायद MSc के बाद उधर MS की असिस्टेंट के तौर पर आई थी, क्योंकि हमारे ज़माने में डॉक्टरों को कंप्यूटर ज़्यादा नहीं आता था। तो ऑफिस वर्क के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कंप्यूटर चलाने वाले लड़के और लड़कियाँ भर्ती किए थे। उनमें एक 30 साला लड़की देखने में अच्छी थी, मगर ऐसी भी कोई बात ना थी कि बंदे का ईमान ही डगमगा जाए। मेरे शौहर रोज़ाना घर देर से आने लगे। ये फ़िक्रा डॉक्टर नबीला की तरफ से भर्राई हुई आवाज़ में अदा किया गया था। पूछती तो खफा हो जाते। रोज़ खाना भी बाहर से खा के आते थे। एक दिन मेरी स्टाफ नर्स ने आके कहा, डॉक्टर साहिबा, अपने MS साहब तो एक कंप्यूटर वाली लड़की की जुल्फ़ों के असीर हो चुके हैं। वो नर्स चूँकि हमारे अस्पताल में नई आई थी, वो नहीं जानती थी कि MS साहब मेरे शौहर हैं। वो तो बस बोलती जा रही थी, क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़की बूढ़े के पीछे लगी हुई है। बंदा पूछे, जवान मर गए हैं क्या, जो इस बूढ़े खड़ूस के पीछे लगी हुई है? मैं चुप की चुप रह गई, मगर दिल में सोचा, हो सकता है कि ये बात झूठी हो, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था। अस्पताल में तो इस तरह की झूठी बातें भी बन जाती हैं। मैंने उसको डांटते हुए कहा, ना डॉक्टर साहिबा, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से दोनों को देखा है। कल भी दोनों गाड़ी में खाना खाने गए थे। आज भी लंच कराने के लिए डॉक्टर साहब उस लड़की को साथ ले गए हैं। साहब जी का तो दिमाग ही चल गया है। अब मेरे दिल में जैसे कोई मंदिर टूट गया हो। मैं तो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी। झुकी हुई नज़रों से नबीला ये बातें कर रही थी। नबीला के दर्द को मैं अपने दिल में महसूस कर रही थी। उसकी बातें सुनकर उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, दिल जैसे किरची किरची होकर बिखर गया हो, मगर मैं एक हल्की सी उम्मीद लिए अभी भी सोच रही थी कि शायद उसको समझने में गलती लगी हो, वरना इस उम्र में 3 बच्चों के बाप का दिमाग थोड़ी ख़राब है। मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था। सोचा घर चली जाती हूँ।
घर हॉस्पिटल के अंदर ही था। उठ के बाहर आ गई। कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैंने जवानी में कभी अपने शौहर पे शक नहीं किया था। अब तो हम बुढ़ापे के नज़दीक थे। डॉक्टर नबीला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वहाँ से उठ के मैं अपने ही मन में मगन आ रही थी कि एक गाड़ी मेरे करीब से गुजरी और अचानक अस्पताल से निकल गई। ये गाड़ी मेरे शौहर की गाड़ी थी। उसके साथ फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी थी। मैंने पहचाना तो नहीं, मगर समझ गई कि स्टाफ नर्स सच कह रही थी। दाल में ज़रूर कुछ काला है। मन मन भर के भारी कदमों से मैं घर आ चुकी थी। बरसों की मेहनत से बनाया हुआ मकाम और इज्जत जाने वाली थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने कभी सोचा भी ना था कि इश्क का जादू किसी भी उम्र में चल जाता है। इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। वो कौन सा जादू है जो ये लड़कियां करके किसी और का घर तबाह कर देती हैं? जाहिर था कोई इस उम्र में कंवारा तो होता नहीं जो उसको अपनी जुल्फ़ों का असीर बना लेती हैं। मैं तो हैरान थी। रोज़ाना अपना मुंह शीशे में देखने लगी कि मुझ में क्या कमी थी। मैंने उम्र भर जो वफा की थी उसका क्या? डॉक्टर नबीला ने अपनी भर्राई हुई आवाज़ और आंखों से बहने के लिए बेताब आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने अपनी अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा, आज लड़कियां जानबूझ के बड़ी उम्र का मुर्गा फंसाती हैं। जवान लड़का तो किसी वक्त जाके अमीर होगा। ये आदमी तो कामयाब है, दौलत है, पैसा है, घर है, फिर क्या हुआ जो शादीशुदा है? मगर अम्मी जान, आदमी को भी तो कोई हकल होती है ना, वो कैसे आ जाता है ऐसी बातों में? अम्मी जान कहने लगी, ये जो औरत का नशा है ये तो बड़े बड़े मोमन को भी मात कर जाता है। तुम ही सोचो, एक जवान लड़की किसी उधेड़ उम्र आदमी को नाज नखरे अदाएं दिखा के पुचकारती फिरे। तुम्हें नहायत समझदारी से काम लेना होगा। अपने शौहर पर तवज्जो दो। लड़ने की बजाय उसके साथ वक्त गुजारो। बच्चों की शादियों का सोचो, खुद ही ठीक हो जाएगा। वक्ती बुखार है, उतर जाएगा। मैंने मेरी दोस्त बहुत सब्र किया। मुझे मुखातब करते हुए डॉक्टर नबीला ने कहा, और अपनी बेटी की शादी करा दी, जिसमें उसके बाप ने पूरे लाहौर को बुलाया। और हमारी बेटी शादी के 2 माह बाद लंदन चली गई। उसका शौहर उधर इंजीनियर था। मेरे तो जैसे सर से एक बोझ टल गया। बेटे ने अमेरिका में अपने लिए एक साथी डॉक्टर पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी हो गई थी। रह गया छोटा बेटा, उसका भी रिश्ता मैंने अपनी बहन की बेटी से कर दिया। वो 1 साल के बाद मेरे बेटे को अपने घर साथ ले गई, क्योंकि मेरी बहन बेवा थी, अकेली थी, उसकी एक ही बेटी थी। मैं वहीं तनहा अपनी पुरानी मुलाजमा के साथ घर में रह गई। मगर खाकान अपनी हरकतों से बाज आ जाने की बजाय उसको तो गोया खुली छुट्टी मिल चुकी थी। बच्चे घर में नहीं थे। उनकी माँ भी वफात पा चुकी थी। वो घर ही वक्त पे नहीं आता था कि मैं उसको तवज्जो दूँ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा तो उस इतनी बड़ी डॉक्टर की आंखों में बाकायदा आंसू छलकने लगे। औरत तो औरत ही है, भले वो कितनी बड़ी डॉक्टर क्यों ना बन जाए, कितनी दौलतमंद क्यों ना हो जाए। वही हुआ जिसका डर था। खाकान ने उसी लड़की से छुप के कोर्ट मैरिज कर ली थी, और ना सिर्फ शादी की बल्कि उसको हमारे ही घर में ले आया। मैं बेबस हो चुकी थी। इस उम्र में एहसास से इस्तरदाद यानी रिजेक्शन करने का एहसास बहुत ही पेनफुल होता है। दिन रात मरीज़ों में लगी रहने लगी। देर से घर जाके बस सो जाती। मेरी मुलाज़मा मुझे खाना दे देती थी। इस तरह 1 और साल गुजर गया। मुझे एक दिन मुलाजमा के ज़रिए कहलवाया गया कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ या अपना कोई अलग से घर ले लूँ। ये बात मैंने अपने बेटों को बताई तो वो बहुत गुस्से में आ गए, जैसे वो बाप को मार ही देते। मगर मैंने उनको समझाया, ये आदमी अपनी अक्ल खो चुका है। दुनिया कहेगी औलाद ने बाप को मारा तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने दोबारा गवर्नमेंट की कोठी के लिए अप्लाई किया तो मुझे 3 माह की मेहनत के बाद वो घर छोड़ना पड़ा, और मैं GOR के घर में अपनी मुलाजमा के साथ चुपचाप आके रहने लगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि घर की इज्जत बचाना चाहती थी। मगर उस लड़की का अभी दिल नहीं भरा था। मैंने घर भी छोड़ दिया था। उसने और खाकान ने मुझ पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया था। जब एक दिन मुझे
डाक के ज़रिए तलाक़नामा मिला। मेरी दोस्त, तुम सोचोगी मैं ज़िंदा कैसे हूँ। उसने मेरे शौहर को ना सिर्फ छीना, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, बल्कि मेरे शौहर जिसके बच्चों की शादियाँ भी हो चुकी थी, मेरी उम्र भी रिटायरमेंट के करीब थी, इस उम्र में जबकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, अजनबी कर दिया गया। क्या औरत का नशा यूं सर चढ़कर बोलता है। क्या हम औरतें इतनी कमज़ोर और बेबस हो जाती हैं कि कोई डिग्री काम नहीं आती, ना कोई वफा, ना औलाद, ना वक्त जो अच्छा बुरा एक साथ गुजारा था। मर्द का जब जी चाहे अपनी बूढ़ी बीवी की तौहीन कर सकता है। ये मेरी तौहीन थी। मैं सिर्फ उनकी बीवी नहीं, 3 बच्चों की माँ भी थी, 2 बहुओं, 1 दामाद की सास भी थी। क्या औरत होना जुर्म है? और क्यों? हम बेबस हैं। आदमी का जब जी चाहे उम्र के जिस मर्जी हिस्से में शादी रचा ले और फिर भी दिल न भरे जुल्म से, तो उसके गले में तलाक का तोक डालकर लटका दे। कोई है उस मर्द को पूछने वाला? है कोई? 30 साल एक साथ रियाजत की ज़िंदगी गुजारने का ये अच्छा बदला है डॉक्टर खाकान कि तुम आज भी अजनबी हो। वाह क्या किस्मत है औरत की। अक्सर दूसरी औरत ही उसका घर तबाह करती है। ये वही अजनबी है ना जो उस दिन आपके घर आया था? मैंने सवाल किया। हाँ, वो मुझे बताने आया था कि उसने मुझे तलाक ही नहीं दी, बल्कि हमारा घर जो हम दोनों ने मिलकर डिफेंस में बनाया था, वो भी अपनी नई बीवी के नाम कर दिया है। मेरे लिए वो एक अजनबी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, तो मैं घर के लिए क्यों वावेला करूं? वो घर तो वैसे भी हमारे बच्चों का हक था, वो जाने और उसके बच्चे। मैं क्यों और किसके लिए लड़ूं? मेरी उसकी नज़र में क्या अहमियत थी? वो तो मैं उसी दिन जान गई थी जब उसने उस लड़की से निकाह कर लिया था। पागल है वो लड़की भी। जो 30 साल में मेरा न बन सका, वो 3 साल में किसी और का कैसे हो सकता है? मेरा दिल भी खून के आंसू रोने लगा। इतना जुल्म मेरी दोस्त ने बर्दाश्त किया था, लेकिन क्या निकाह इतना ही कमज़ोर बंधन है कि 30 साल की रियाजत भी उसको ना बचा सकी। सुना था औलाद सबसे बड़ी जंजीर होती है, मियाँ बीवी का रिश्ता बचा लेती है, मगर कोई भी चीज़ उसका रास्ता न रोक सकी कि आज उसका शौहर एक अजनबी बनकर रह गया था और वो लगातार रो रही थी। मैं आज फिर समझी कि माँ बाप क्यों बेटी पैदा होने पे रोते हैं। वो इसकी किस्मत से डरते हैं, वरना हर बाप को बेटी भी इतनी ही प्यारी होती है जितना कि बेटा। डॉक्टर नबीला धाड़े मार मार कर रो रही थी, सिसक रही थी, बिलक रही थी। मैंने भी मना नहीं किया। जी भर के रो लें तो शायद जालिम अजनबी को भूल पाएँ। साथ वाले घर से गाने की आवाज़ आ रही थी, एक सितम और मेरी जान के अभी जान बाकी है। मुझे लगा कि ये गाना किसी ने डॉक्टर नबीला के लिए लिखा है, जो बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी। जब कोई अपना और इतना करीबी अजनबी बन जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो ही जान सकता है। जिसका कोई अपना बरसों साथ रहने के बाद अजनबी बन जाए। वाह क्या बात है इस अजनबी की। आह अफसोस, सद अफसोस। आपके सामने हमने पूरी की पूरी अफसानवी कहानी रख दी, जो बिल्कुल ही हकीकत है। लेकिन ये दास्तान यहीं पे एंड नहीं हुई, यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैंने ज़ोहरा बानो साहिबा से रब्ता करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से मेरा उनके साथ रब्ता भी हो गया। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर नबीला से एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा मेहरबानी कीजिए उनसे इस सवाल का जवाब पूछ लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने नहायत मेहरबानी से मेरी बात सुनी। मैंने कहा कि डॉक्टर नबीला साहिबा से ये पूछना है कि आज वो क्या सोचती हैं कि किस मौके पर वो मामले को संभाल सकती थीं और कहाँ पे उनसे लग़ज़श हो गई या उन्होंने वो कुछ ना किया जो कुछ उनको करना चाहिए था। आज वो क्या सोचती हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सवाल ये डॉक्टर नबीला साहिबा से करती हूँ। उन्होंने 2 रोज़ के बाद मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरी डॉक्टर नबीला साहिबा से बात हुई है। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं ख़ुद उनसे रब्ता कर लूँ। मतलब ये कि डॉक्टर नबीला साहिबा ये कहती हैं कि जिन साहब ने यह सवाल किया है बेहतर है कि वो मुझसे रब्ता कर लें। और इसके साथ ही डॉक्टर ज़ोहरा बानो ने मुझे उनका नंबर भी दे दिया। मैंने उनके साथ बात की। मेरा सवाल पहले ही उन तक पहुँच चुका था, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा
कि मुझे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर खाकान को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। मर्द पर एतमाद एक हद तक ही किया जा सकता है। उन्होंने अपनी ये बात 1.5-2 फिक्रों में मुकम्मल कर दी। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहिबा, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की तो ऐसी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कभी आप इस इलाके से गुजरें, इस इलाके में आएँ, तो इधर से होते जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 महीने बाद की बात है, मैं उसी इलाके से गुजर रहा था। मान मेरे जहन में आया कि यहाँ तो डॉक्टर नबीला भी रहती हैं, क्यों ना आज उनसे मिलता जाऊँ। मैंने वहीं पे उनको फ़ोन, मैंने कहा कि मैं इधर से गुजर रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मैं आपसे मिलता जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज उनकी आवाज़ में उस तरह से पजमुर्दगी नहीं, जिस तरह से मैंने उनको 2-3 महीने पहले फ़ोन किया था। तो उस वक्त उनकी आवाज़ रूहान सी थी, लेकिन आज उनकी आवाज़ में उस तरह की पजमुर्दगी और अफसरदगी नहीं थी। लेकिन इसको मैंने कोई ज़्यादा नोट नहीं किया। थोड़ी देर के बाद मैं उनके घर के दरवाजे पर था। मैंने बेल दी तो दरवाज़ा डॉक्टर साहिबा ने खुद खोला। मैं थोड़ा सा हैरान था कि इनकी मुलाजमा भी घर पे हैं, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। डॉक्टर साहिबा ने खुद दरवाज़ा खोला है। बहरहाल ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, बहुत बड़ा मसला नहीं था। उन्होंने गेट खोला, मुझे खुश आमदीद कहा और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मेरे आगे आगे थी। सामने बरामदा था, बरामदे में 2 कुर्सियां लगी हुई थी, शायद वहीं पे उन्होंने बैठने का इस्तेमाम किया था। वहाँ से गुजरते हुए मैंने बाएं तरफ देखा कि एक कुर्सी पर एक साहब बैठे हुए हैं। उनके सामने डॉक्टर साहिबा की शायद वो मुलाजमा थी, वो उनके सामने कुछ खाने की चीज़ें रख रही थी। वो साहब जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके सामने छोटा सा मेज़ पड़ा हुआ था, जिस पर डॉक्टर साहिबा की मुलाजमा कुछ खाने पीने की चीज़ें रख रही थी। इनका चेहरा दूसरी तरफ था, इनके बाल सफ़ेद थे। मैंने सरसरी सी उन पर नज़र डाली और डॉक्टर साहिबा के साथ चलता हुआ बरामदे में आ गया। वहाँ पे डॉक्टर साहिबा की तरफ से मुझे कहा गया कि प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। मैं बैठा, मेरे साथ ही डॉक्टर साहिबा भी बैठ गई। अब वो मेरे सामने बैठी हुई थी, तो भी मैंने नोट किया कि डॉक्टर साहिबा के चेहरे पर किसी किस्म की अफसरदगी नहीं है, बल्कि वो हशाश बशाश नज़र आ रही थी। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मौजज़ा हो गया। मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खाकान वापस आ गए हैं। कहाँ वापस आ गए, ये मैंने अपने दिल में सोचा। तो उनकी तरफ से कहा गया, वो जो सामने बैठा हुआ शख्स है वो ही डॉक्टर खाकान हैं? मैंने शजर होते हुए उनसे पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यही डॉक्टर खाकान है। कैसे यहाँ पे आ गए डॉक्टर खाकान साहब? मैंने पूछा कि ये मौजज़ा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि डॉक्टर खाकान आपके घर में बैठे हुए हैं? तो इनकी बीवी कहाँ गई, इनका घर कहाँ गया? तो डॉक्टर नबीला की तरफ से फातिहाना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा गया कि इनकी जो बीवी थी, जिसकी वजह से इन्होंने हम पर, हमारे पूरे ख़ानदान पर सितम किया था, वो किसी नौजवान डॉक्टर के साथ चली गई है। उन्होंने सारी की सारी जायदाद, 2 घर और जो भी जायदाद थी अपने नाम करवा ली थी। गाड़ियाँ भी उनके नाम पर थी। उन्होंने सारी जायदाद बेच दी, डॉक्टर खाकान को घर से निकाल दिया और उस नौजवान डॉक्टर के साथ, जिसके साथ उसने प्यार की पींगें बढ़ाई थी, उनको लेकर वो कनाडा चली गई। अब पता चला है कि वहाँ जाकर उसने उससे शादी कर ली है। डॉक्टर साहब से उन्होंने खुला ले लिया था। जब ये लाचार हो गए, बेबस हो गए, तो पाँव घसीटते हुए मेरे घर चले आए। मैंने इनके साथ अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिताए थे, वो मुझे याद आने लगे। और इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि ये मेरे 3 बच्चों के बाप हैं, इसलिए मैंने इनको अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। ये थी डॉक्टर नबीला की सबक आमोज़ कहानी। उसके बाद क्या हुआ वो फिर कभी आपके सामने रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।